शुरुआत करते हैं आज के जो हमारा मेन चैप्टर रहने वाला है मोहम्मद गोरी। क्लियर? तो आज मैं आपको मोहम्मद गोरी के बारे में बताऊंगा। तीसरा हमलावर मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के टाइम पीरियड की बात की जाए, यानी कि समय की बात की जाए, तो 1175 से लेकर 1206 तक का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 1175 से लेकर 1206 तक का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ जो मैं आपसे आज डिस्कशन करूंगा। मोहम्मद गोरी जो था वो शंसबनी वंश से था। ठीक है, मतलब ही वाज शंसबनी। शंसबनी याद रखना एक वंश था इनका, शंसबनी। तो ये शंसबनी वंश से था और वैसे ये तुर्क था। वैसे ये कौन था? तुर्क। तो पहला जो मुस्लिम अटैक था वो अरेबियंस के द्वारा था, दूसरा तुर्कों के द्वारा था, गजनी भी जो था वो तुर्क था, और तीसरा जो था गोरी वो भी तुर्क था। और कौन से वंश से था? शंसबनी वंश से था। आशा करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब गोरी ने भारत पर पहला अटैक कब किया? तो मोहम्मद गोरी 1175 में पहली बार भारत पर अटैक करता है। 1175 में पहली बार अटैक कहां पर किया? मुल्तान में। अब ये मत कह देना कि मुल्तान पाकिस्तान में है, उस समय भारत का ही हिस्सा था। 1175 में मोहम्मद गोरी ने पहली बार मुल्तान पर अटैक किया। मुल्तान पर किस पर अटैक किया? तो याद रखना, मुल्तान पर अटैक किया करमाठी मुस्लिम्स पर। करमाठी मुस्लिम। ठीक है, तो 1175 में मोहम्मद गोरी भारत पर पहला आक्रमण यानी कि अटैक करता है। किस एरिया में अटैक किया? मुल्तान में अटैक किया। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। मुल्तान में अटैक किया। मुल्तान में किसके ऊपर अटैक किया? करमाठी मुस्लिम के ऊपर अटैक किया। इस अटैक का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, लूटपाट करना। तो यहां पर मोहम्मद गोरी ने लूटपाट की और वापिस अपने एरिया में चला गया। तो मेन अटैक बता देता हूं आपको, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मेन तो हमारा तराइन का पहला और दूसरा युद्ध याद रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद गोरी अटैक करेगा 1178 में। दूसरा अटैक किया 1178 में। 1178 में अटैक कहां पर किया? गुजरात पर किया। कहां पर? गुजरात पर। उस समय गुजरात का राजा कौन था? गुजरात का किंग था मूलराज। गुजरात का किंग था मूलराज सेकंड। ठीक है, कौन था? मूलराज सेकंड। इसी के वंश में थे भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, इसी के वंश में थे। ठीक है, इसी के चाचे ताऊ थे जो भीमदेव वगैरह थे। कंफ्यूज मत होना भी भीमदेव क्या था, जो है एक ही खानदान के थे ये। ठीक है, तो याद रखना 1178 में गुजरात पर अटैक किया। उस समय कौन था? मूलराज। ठीक है, क्लियर है? और कौन कौन से अटैक किए यही बता देता हूं। 1179 में अटैक किया सिंध पर। कहां? सिंध। सिंध भी आज कहां पर है? सिंध भी आज पाकिस्तान में है। तो ये थे मोहम्मद गोरी के कुछ मेन अटैक भारत के ऊपर। लेकिन गोरी का सबसे मेन अटैक होगा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर गोरी भारत को जीतना चाहता है, अगर गोरी भारत पर कब्जा करना चाहता है, तो वो भारत के, इंडिया के सबसे पावरफुल किंग को हराएगा। ऐसा किंग, ऐसा राजा जो पूरे देश पर राज कर रहा है, या ऐसा किंग जो सेंट्रलाइज्ड है। तो सेंट्रलाइज्ड किंग कौन था? उस समय था पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान और गोरी के पहले युद्ध के बारे में। पहला युद्ध हुआ 1191 में, 1191। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस युद्ध में क्या क्या हुआ वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सारे का सारा। 1191 में पहला युद्ध हुआ। युद्ध का क्या कारण था? सीधा सी बात है, मैं एक थोड़ा सा मैप बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है भी, गोरी यहां पर खड़ा है और ये वाला जो एरिया है, ये वाला सारे का सारा एरिया है पृथ्वीराज चौहान का, जिसमें राजस्थान भी आता है, जिसमें पंजाब भी आता है और जिसमें दिल्ली भी आता है। क्लियर है? जिसमें पंजाब भी आता है, जिसमें राजस्थान भी आता है और जिसमें दिल्ली भी आता है। तो गोरी ने क्या किया, गोरी ने बठिंडा पर कब्जा कर लिया, जो बठिंडा का किला है, कि अपने पंजाब वाला बठिंडा, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। कुछ बच्चे ऑनलाइन पूछ रहे होते हैं सर आप कहां से बिलोंग करते हो, बेटा बठिंडा से बिलोंग करता हूं मैं, ठीक है। यही जो अपने पंजाब वाला बठिंडा है। अब कई बच्चे कहेंगे भी पंजाब वाले बठिंडा से पृथ्वीराज चौहान का क्या रिलेशन, तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो यहाँ का दोता था। नानके सी, जी आप पंजाबी च गल करिए, कितने बठिंडे नानके सीगा किदा, पृथ्वीराज चौहान दा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो मतलब बठिंडे का किला किसके अंडर था, बठिंडे का किला पृथ्वीराज चौहान के अंडर था। क्लियर है? तो गोरी ने कहां पर कब्जा कर लिया, बठिंडा के किला पर कब्जा कर लिया। कब कब्जा कर लिया? 1191 में कब्जा कर लिया। अब सीधी सी बात है भी, कोई हमारी जमीन पर कब्जा करेगा, हम क्या करेंगे, हम बदले में अटैक ही करेंगे। और यही कारण बना, यही रीजन बना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई का कारण। अब भी पृथ्वीराज चौहान अपने इस किले को बचाने के लिए जाएगा और यही युद्ध कहलाएगा तराइन की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसे ही कहा जाता है तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन कहां पर है? तराइन हरियाणा में है, ठीक है। पहले तो पंजाब और हरियाणा भी एक था, पहले तो ये पंजाब का ही क्षेत्र था। जैसे कि बठिंडा के साथ जो डाबा वाली और सिरसा का जो एरिया है, डाबा वाली और जो सिरसा का एरिया है, उसे ही तराइन कहा जाता है बेटा। तो मतलब जो बठिंडा के साथ लगता हुआ एरिया है, ठीक है। इतिहास के मेन युद्ध कहां पर हुए हैं? हरियाणा में। देखो सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का कुरुक्षेत्र में हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई हरियाणा में हुई, दूसरी लड़ाई हरियाणा में हुई, तीसरी लड़ाई पानीपत की हरियाणा में हुई, तराइन का पहला युद्ध हरियाणा में हुआ, दूसरा युद्ध हरियाणा में हुआ, ठीक है। तो जो ये युद्ध ये लड़ा गया, जो ये वॉर लड़ी गई, ये तराइन नाम की जगह में लड़ी गई। आज ये हरियाणा में है, डाबा वाली और जो सिरसा वाला क्षेत्र है यही, ठीक है। अब ध्यान से नोट करना, इस लड़ाई में कौन कौन होगा। इस लड़ाई में एक तो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, पीआरसी लिख रहा हूं, और दो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। पहला बेस्ट फ्रेंड है पृथ्वीराज चौहान का चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। क्लियर? चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का बेस्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार सुना होगा। और दूसरा था इसके साथ गोविंद राय, गोविंद राय। ये दो लोग मेन लोग साथ थे इस युद्ध में, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों ही लड़ने गए थे, सेना साथ में थी। मतलब मेन जो व्यक्ति थे, मेन जो पर्सन थे इस वॉर में, पृथ्वीराज चौहान के साथ एक उसका दोस्त था चंद्र बरदाई और दूसरा था गोविंद राय। चंद्र बरदाई तो मतलब बचपन का यार था। चंद्र बरदाई के बारे में कहा जाता है एक साथ जीना एक साथ मरना। यह भी कहा गया है एक थाल जीना एक थाल मरना, मतलब इकट्ठे जिए इकट्ठे मरे। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों कहा जाता है, तो वो मैं आपको इसी कहानी में आज बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। सबसे बेस्ट फ्रेंड था पृथ्वीराज चौहान का चंद्र बरदाई। तो ये तीनों लोग जाएंगे तराइन की लड़ाई में। अब एक बार कमेंट करके आप बता दो कि यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और वीडियो और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बच्चे आज कम ऑनलाइन है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करवाओ और यहां तक बता दो किस किस को क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो
तो कमेंट करते जाओ कि यहां तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों के अभी तक कमेंट आ नहीं रहे। यहां तक क्लियर है तो यस सर लिख दो एक बार, यस सर। ठीक है, तो बच्चों के मैसेज आ गए, यस यस यस, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। कई बच्चों ने पूछा है किला केड़ा सीगा, यही जो बठिंडे वाला जो किला है, बठिंडे वाले किले पर कब्जा कर लिया था, जो बठिंडा के बिल्कुल बीच में है, जिसको आप रजिया सुल्तान फोर्ट के नाम से जानते हो। रजिया सुल्तान का कॉन्सेप्ट पहले आएगा, किला उससे पहले ही था। तो ये बठिंडा वाले किले की ही बात चल रही है और बच्चों ने यहां पर मैसेज डाल दिया है, क्लियर है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, ठीक है, यस सर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कारण था युद्ध का, ठीक है। युद्ध में कौन कौन जाएगा? युद्ध में जाएगा चंद्रबरदाई और साथ में गोविंद राय। अभी सबसे पहली बात, तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया, फर्स्ट वॉर लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1191 में। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीता, क्लियर है। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ध्यान रखना। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीता। अब यहां पर किताब भी आप पढ़ते हो, किताबें आपने पढ़ी होगी भी, पृथ्वीराज चौहान तराइन का पहला युद्ध जीता, लेकिन क्यों जीता? उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और कहानी बताने से पहले मैं आपको आपका व्यू जानना चाहूंगा कि अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो आप बता दो, मैं कहानी आपको बता दिया करूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर पॉइंट टू पॉइंट चलो जैसे कि किताबों में लिखा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमने कहानी नहीं सुननी, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, तो आप मेरे को एक बार रिव्यू बता दो कि इस युद्ध के कारण जानना चाहोगे भी, आप हर लेक्चर में कहानी सुनना चाहोगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कहानी सुनने से वो चीज माइंड में फिट हो जाती है। तो प्लीज एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, प्लीज एक बार कमेंट कर दो। तो बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस, ठीक है। तो बच्चों की डिमांड यही है कि यस, तो ठीक है बच्चों, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है। तो कहानी से सारी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्यों जीता, ध्यान से नोट करना। पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त था गोविंद राय, गोविंद राय, इस युद्ध में जीत का कारण था गोविंद राय। गोविंद राय के कारण ये युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान। अगर गोविंद राय ना होता तो पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध शायद ना जीत पाता। क्या कारण था? ध्यान से सुनना। युद्ध चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, आप सभी को पता है जैसे युद्ध होता है। तो हुआ ये, जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने भाला फेंक कर मारा। भाले को हम बोलते हैं जेवलियन थ्रो, समझ में आ गई बात? तो भाले को जेवलियन थ्रो बोला जाता है। तो गोरी ने भाला फेंक कर मारा और वो भाला उड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ आकर गोविंद राय के आगे यहां ऐसे लगा, ऐसे दांत के ऊपर ऐसे लगा। और वो भाला जब लगा तो गोविंद राय के अगले 2 दांत टूट गए। अब बेटा सीधी सी बात है, देखो दांतों का दर्द तो वही समझ पाता है जिसे दर्द हुआ है। कभी जाड़ का दर्द हो जाए तो भी हमें रात भर नींद नहीं आती। अब इससे क्या हुआ, गोविंद राय को गुस्सा आया। कहते कि गोविंद राय युद्ध में सब कुछ भूल गया, तलवार निकाल ली, कर जो मर्जी हो जाए, आज तक गोरी ने वड्डांगा छाड़ना नहीं। कहते हैं कि इसमें इतना गुस्सा भर गया इस घटना के बाद, कहता है कि ये तलवार लेकर गोरी के पीछे पड़ गया, सारी युद्ध नीति भूल गया। और कहते हैं कि गोरी आगे आगे, गोविंद राय पीछे पीछे, और इस तरह से गोरी मैदान छोड़कर हो गया फरार। तो ये था पहला कारण, गोविंद राय के दांत टूटने के कारण, ठीक है, गोविंद राय के दांत टूटने के कारण पहला युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने।
आशा करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ अभी 1191 में पहला युद्ध जीत गया पृथ्वीराज चौहान। अब आया 1192, अब भी चौहान तो जीत ही गया, सीधी सी बात है, लेकिन गौरी बार बार अटैक कर रहा था। सीधी सी बात है, अगर पहला पेपर पास ना हो तो फिर से पेपर देंगे। सेम उसी तरह से गौरी ने किया। गौरी कहता भी 1191 वाला पेपर तो पास नहीं हुआ, 92 वाला पास करेंगे। अब क्या हुआ, गौरी फिर आ गया, बठिंडा के पास फिर पहुंच गया, और बठिंडा के पास पहुंच के फिर मैसेज दिया, किसे, पृथ्वीराज चौहान को। फिर मैसेज दिया कि आ जाओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अब यहां से ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां एक कहानी है। अब भी पृथ्वीराज चौहान ने, मैंने कल बताया था क्या करवाई थी, लव मैरिज करवाई थी, प्रेम विवाह करवाया था। किससे लव मैरिज करवाई थी, संयोगिता से। क्लियर है, संयोगिता के प्रेम में डूबा हुआ था, ठीक है, अत्यधिक सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी संयोगिता। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान 24 घंटे संयोगिता के साथ बिजी रहता था अपने प्रेम संबंधों को लेकर, और संयोगिता के आने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने राज्य को, यानी कि अपने राज को देखना बिल्कुल बंद कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब हुआ क्या, ये मैसेज पढ़ा, जो ये मैसेज आया, ये मैसेज पढ़ा चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने ये मैसेज पढ़ा, और चंद्रबरदाई के साथ दूसरा व्यक्ति कौन है, गोविंद राय है। ठीक है, मैसेज आ गया, भी गौरी तो खड़ा है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन अब ये मैसेज कहां तक पहुंचाना था, मैसेज पहुंचाना था पृथ्वीराज चौहान तक। पुराने जमाने में कोई व्हाट्सएप तो होता नहीं था जो मैसेज पहुंच जाएगा, एक दूसरे के थ्रू जाता था। चंद्रबरदाई को पता लगा कि आ चुका है गौरी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो बिजी है संयोगिता के साथ, सभी की एंट्री रूम में बंद की हुई है, ना तो राजा के कमरे में कोई आ सकता ना जा सकता। अब चंद्रबरदाई बड़ा परेशान है, क्योंकि उधर दुश्मन खड़ा है और इधर पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रेमिका के साथ बिजी है, तो टेंशन भरा माहौल हो गया। चंद्रबरदाई गोविंद राय को कहता तू जा पृथ्वीराज चौहान के कमरे में। वो कहता भाई मैं तो नहीं जाता, पहले 2 दांत टूटे हैं, 2 और तोड़वा दे तू, ठीक है ना, मैं तो नहीं जाता। आगे बात समझ में, तो कहा जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के पास गया, कहता महाराज, कहता हाँ, कहता क्षमा चाहता हूं, जो आपकी प्रेम लीला चलती है इसे बंद करो। कहता इस गोरी को छोड़ दो जो आपके पास है, और इस गोरी को देखो जो हमारे बॉर्डर पर खड़ा है युद्ध लड़ने के लिए, बहुत होगी प्रेम लीला, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पृथ्वीराज चौहान कहते यार लड़े लेंगे, कोई बात नहीं, पहले भी तो लड़े थे पिछली बार, ठीक है ना, जीत गए थे, आप इस बार भी जीत जाएंगे। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने दूसरी बार अपनी तैयारियों में ढील दे दी। यहां से एक शिक्षा मिलती है कि जब तक सफलता ना मिले तब तक आदमी मेहनत करता रहे, और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब भी इस बात से नाराज हो गया चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई नाराज क्यों हुआ, चंद्रबरदाई इसलिए नाराज हुआ, कहता भी इस आदमी को कोई वो ही नहीं है, भी ठीक है प्यार हुआ, पर ऐसा भी क्या प्यार कि राज्य को भूल जाए, अपने देश को भूल जाए। तो कहा जाता है कि दूसरे युद्ध में, याद रखना, दूसरे युद्ध में चंद्रबरदाई साथ नहीं गया था। सेकंड युद्ध में नहीं गया चंद्रबरदाई, और सेकंड युद्ध लड़ा गया तराइन का 1192 में। 1192 में सेकंड वॉर लड़ी गई, दूसरा युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में याद रखना कौन नहीं गया था, चंद्रबरदाई, ठीक है। ठीक है, कंवरपाल ने लिखा है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। बिल्कुल सही बात है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जिंदगी में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो मैं खुद हूं, क्योंकि कोई भी आदमी जिंदगी में 100% कंप्लीट नहीं होता। आज मैं कह दूं जीके में मैं कंप्लीट हूं, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हूं बेटा, मेरे को जीके का 0.0001% भी नहीं आता, मैं ये मानता हूं। तो कोई भी आदमी जिंदगी में क्या नहीं होता, 100%। आप तब तक प्रयास करो जब तक आपको सफलता ना मिले। अब इस युद्ध में कौन नहीं गया, चंद्रबरदाई नहीं गया। आगे की कहानी ध्यान से सुनो, क्या हुआ। गौरी पहले ही प्लानिंग करके बैठा था इस बार,
गौरी ने क्या प्लानिंग की, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा तो गौरी ने एक मैसेज भेजा। ठीक है, पुराने जमाने में युद्ध सीधा नहीं होता था, पहले बातचीत करते थे, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते थे। गौरी ने मैसेज भेजा पृथ्वीराज चौहान को, कहता देख लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तेरी बाउंड्री, तेरे राज्य की बाउंड्री मेरे अफगानिस्तान तक लगती है, क्योंकि ये गजनी से आया था, अफगानिस्तान से आया था ये भी। कहता तू तेरी बाउंड्री डिसाइड कर ले, मैं मेरी बाउंड्री डिसाइड कर लूं, क्या फायदा लड़ने में। पृथ्वीराज चौहान कहता ठीक है, क्या फायदा लड़ने में। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी की बातों में आ गया और दोनों ने युद्ध क्या कर दिया, कैंसिल, और आपस में क्या कर ली, ट्रीटी कर ली। युद्ध कैंसिल हो गया, ट्रीटी होगी, भी हम अपनी अपनी बाउंड्री डिसाइड कर लेंगे। तो कहा जाता है कि रात हो गई, रात को पृथ्वीराज चौहान की सेना सो रही थी, पार्टी पुटी हुई, भी लड़ाई नहीं होगी, जश्न मनाया। तो कहा जाता है कि मोहम्मद जो गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान की सोई हुई सेना पर अटैक कर दिया था, और साथ में सोई हुई सेना के पास क्या छोड़ दी, गाय। गाय यानी कि काऊ। गाय क्यों छोड़ी, क्योंकि जो राजपूत होगा, जो हिंदू होगा, वो गाय पर कभी हथियार नहीं उठाएगा। एक तो गाय छोड़ दी और दूसरा सोई हुई सेना पर अटैक। समझ में आ गई बात, डबल प्लानिंग की। और जैसे ही उनकी सेना उठी तो उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एक तरफ तो देखा गाय का झुंड ही झुंड है और दूसरी तरफ सेना अटैक कर रही है। और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की त्राइन के दूसरे युद्ध में भयंकर क्या होती है, भयंकर हार हुई, भयंकर हार। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब भी यहां पर दो बातें हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर मैं आपका रिव्यू लूंगा कि आपको यहां तक समझ में आ गया। अगले 1-2 मिनट के लिए कमेंट ना करना, ठीक है। यहां पर दो बातें हैं, देखो अपा बेटा कोई भी जीके में कोई भी चीज पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मानना है कि 1192 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही मानना है कि त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई सिरसा के पास, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये तो मानना है किसका, एनसीईआरटी की किताबों का। लेकिन इसके साथ एक दूसरी कहानी और है, मैं दोनों ही कहानियां क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। दूसरी कहानी है पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो, क्लियर है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये 1192 में यहीं पर मारा गया। पृथ्वीराज रासो क्या कहती है, इसको ध्यान से सुनना। पृथ्वीराज रासो क्या है, पृथ्वीराज रासो एक बुक है, एक किताब है, और इस बुक को लिखने वाला कौन है, इस बुक को लिखने वाला है चंदर बरदाई। चंदर बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, उसने ये किताब लिखी। कहते हैं कि चंदर बरदाई ने ये किताब बीच में छोड़ दी थी, अनकंप्लीट। अनकंप्लीट क्यों छोड़ी, ध्यान से नोट करना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पता, क्योंकि इस युद्ध में चंदर बरदाई तो साथ गया नहीं, जैसे ही पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गया, अब मैं कहानी किसकी सुना रहा हूं, अब मैं कहानी सुना रहा हूं पृथ्वीराज रासो की, ठीक है। चंदर बरदाई ने ये किताब बीच में छोड़ दी। बीच में क्यों छोड़ी, जैसे ही पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गया और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के कहां ले गए, गजनी ले गए, गजनी, ठीक है, गजनी ले गए पकड़ के। तो चंद्र बरदाई भी कहां की तरफ रवाना हो जाता है, गजनी की तरफ रवाना हो जाता है, और इसलिए ये किताब बीच में रह गई। अब क्वेश्चन बनेगा, इस किताब को पूरा कंप्लीट किसने किया, तो इस किताब को कंप्लीट किया था जलहन ने, क्लियर, किसने कंप्लीट किया था, जलहन, जलहन ने कंप्लीट किया था। जलहन कौन था, जलहन चंद्र बरदाई का बेटा था। जलहन कौन था, चंद्र बरदाई का बेटा,
ऐसे ही डलेगा अपने पंजाबी में जलहन, ठीक है। तो जलहन ने कंप्लीट किया था। जलहन कौन था? चंद्र बरदाई का बेटा था। चंद्र बरदाई कहां की तरफ रवाना हो गया? गजनी की तरफ, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को पकड़कर कहां ले गई? गजनी पकड़कर ले गई, ठीक है। ये कौन सी किताब बोल रही है? ये पृथ्वीराज रासो बोल रही है। तो एक बार यहां पर जल्दी जल्दी सारे मेरे को कमेंट करके बता दो यहां तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आगे भी बहुत लंबी स्टोरी है पृथ्वीराज रासो की। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो। एक बार आप कमेंट करके बता दो। क्लियर है? क्लियर है। वीरपाल कौर पृथ्वीराज की वाइफ का क्या बना? अरे बेटा अभी तो ये देखो पृथ्वीराज का क्या बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, यहां पर कुछ बुक बच्चे बोल रहे हैं बुक का राइटर। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए बुक का राइटर, तो बुक का राइटर है चंद्र बरदाई। अगर आपको ये पूछा जाए कि बुक कंप्लीट किसने की, तो कंप्लीट की जलहन ने। क्लियर? आशा करता हूं क्लियर होगा। राइटर बनेगा, फिर से बोल रहा हूं, चंद्र बरदाई, और कंप्लीट करने वाला कौन था? कंप्लीट करने वाला था जलहन। अब आगे की कहानी की तरफ मैं बढ़ता हूं, ठीक है। आगे की कहानी क्या है तो क्लियर हो गया होगा। अब भी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कहां ले आए? गजनी। अब मैं यहां पर आपको स्टोरी सुनाऊंगा अपने ढंग से ताकि माइंड में फिट हो जाए। अब भी पृथ्वीराज चौहान राजपूत था, बड़ी बड़ी मूछें रखता था। कहा जाता है भी पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की आंखों में आंखें डाल के देखा, तो गोरी ने कहा आंखें नीची कर। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जवाब दिया कि राजपूत आंखें अपनी फुड़वा सकता है पर कभी नीची नहीं कर सकता। और फिर उसने कहा कि गर्दन नीची कर। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा फिल्मी स्टाइल में कि राजपूत गर्दन कटवा सकता है लेकिन कभी गर्दन झुका नहीं सकता। और ये बिल्कुल रियलिटी भी है, ठीक है। बड़ा अदम साहस था इनके अंदर, ये मानना पड़ेगा वाक्य में, ठीक है। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गरम सरिया डलवा दिया था गोरी ने, और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ डाली। किसने? मोहम्मद गोरी ने। ये मैं कौन सी कहानी सुना रहा हूं? किसकी? पृथ्वीराज रासो की। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें चली गई, ठीक है। और अब यहां कौन पहुंचता है? अब पहुंचता है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई पहुंचा। चंद्र बरदाई गजनी पहुंचा। गजनी जाकर अपने दोस्त से मिला, पृथ्वीराज चौहान से, दोनों गले मिले। तो चंद्र बरदाई को पता लगा कि इसकी तो दोनों आंखें अब चली गई है। तो चंद्र बरदाई बड़ा दुखी हुआ। तो कहा जाता है पृथ्वीराज जो चौहान था, इतिहास में ऐसा कहा जाता है, हालांकि एनसीईआरटी इसको नहीं मानता, एनसीईआरटी नहीं मानता। ये जो भी कहानी है पृथ्वीराज रासो की है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, एनसीईआरटी इसको नहीं मानता, ठीक है। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज जो चौहान था वो शब्द भेदी बाण चला सकता था। शब्द भेदी बाण का मतलब वो आंखों पर पट्टी बांधकर, आवाज सुनकर बाण चला सकता था। आंखों पर पट्टी बांधने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसकी दोनों आंखें हैं नहीं। तो कहा जाता है ये बात चंद्र बरदाई ने किसको बता दी? ये बात चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गोरी को बताई। कहता भी जो हमारा राजा है ना, ये आवाज सुन के बाण चला सकता है। गोरी कहता हाँ चला लिए, या खुली आंखों से निशाना नहीं लगता। तो चंद्र बरदाई कहता एक बार आजमा के देखो। गोरी कहता इसको हम भी देखेंगे भी। क्लियर है? हम भी देखेंगे। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास तीर कमान लाया गया। पृथ्वीराज चौहान ने तीर कमान पकड़ा और ठीक है बढ़िया सेट वेट करके रखा। तो कहा जाता है कि गोरी के एक सैनिक ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि चला बाण। तो पृथ्वीराज चौहान ने बाण नहीं चलाया। तो गोरी कहता भी बाण क्यों नहीं चलाया? ये तो आवाज सुन के बाण चला सकता है।
तो चंद्रबरदाई ने कहा देखो पृथ्वीराज चौहान जो है ना एक राजा है, अब ये किसी सैनिक का हुक्म तो मानेगा नहीं। आप राजा हो, आप बोलो महाराज, अगर आप बोलोगे ये तो ही बाण चलाएगा, ये किसी सैनिक के कहने पर बाण नहीं चलाएगा। तो कहा जाता है गौरी ने कहा पृथ्वीराज चला बाण, गौरी ने हुक्म दिया चला बाण। तो जैसे ही गौरी ने हुक्म दिया वैसे ही पृथ्वीराज चौहान को सुनाई दे गया कि गौरी कौन सी तरफ बैठा है, किस डायरेक्शन में बैठा है। और यहीं पर एक फेमस लाइन बोली जाएगी, किसके द्वारा? फेमस लाइन बोलेगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्या बोलेगा? ये लाइन हिंदी में बोली गई है इसलिए इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, ठीक है। चंद्रबरदाई एक लाइन बोलता है, 4 बांस, बड़ी फेमस लाइन है, 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, सामने बैठा गौरी, सामने बैठा गौरी, चूक मत चौहान, चूक मत चौहान। तो ये लाइन बोली किसने? चंद्रबरदाई ने। ध्यान से सुन लो, गौरी ने जैसे ही कहा चला बाण, तो पृथ्वीराज चौहान को पता लग गया वो कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, और उसके तुरंत बाद बोला चंद्रबरदाई, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, सामने बैठा गौरी, चूक मत चौहान। पुराने जमाने में जो दूरी होती थी ना वो बांस और गजों में मापी जाती थी। 4 बांस यानी कि 4 बांस दूर है, 4 बांस के बाद कितना दूर है? 24 गज। भी पहले 4 बांस है फिर 24 गज है। अंगुल अष्ट प्रमाण मतलब तेरे सिर से 8 उंगल ऊपर है, अंगुल अष्ट प्रमाण तेरे सिर से 8 उंगल ऊपर है। सामने बैठा गौरी मतलब सिर से 8 उंगल ऊपर बैठा है सामने। कितनी दूरी है? बता दिया। सामने बैठा गौरी, चूक मत चौहान। कहते चौहान ने तीर चलाया और गौरी सिंहासन से नीचे चलो गई, और गौरी को क्या कर दिया? मार दिया। यह कहानी बताती है पृथ्वीराज रासो। यहां तक किस किस को क्लियर हो गया कमेंट करके बता दो, और ठोको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है भाई। और ये कहानी समझ में आ गई, कभी भूलोगे तो नहीं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ यस सर या नो सर, और कहानी भूलोगे तो नहीं? क्लियर। तो मोस्टली बच्चों को क्लियर है, बाकी सारे बच्चे बताते जाओ क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है जी। गुरचरण परमार, पुष्पा गौतम, पुष्पा गौतम ने नो लिखा है, बाकी सब क्लियर है, ठीक है जी। वीरपाल कौर, उस तो बाद, हाँ वीरपाल जी बता रहा हूं उसके बाद भी। रमन सिंह, तुसी ग्रेट हो? नहीं यार, ग्रेट ग्रेट कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे बच्चों का प्यार है, ठीक है। तो लगभग 99% बच्चे यस सर बोल रहे हैं, और फिर भी कोई 1-2% बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा से देख लेना। और ग्रेट कुछ नहीं है यार, एक आम आदमी हूं, कॉमन सा, बठिंडा में रहता हूं, और जिंदगी की शुरुआत बड़े स्ट्रगल से की। और याद रखना, इंसान का जो समय होता है वही सबसे बड़ा गुरु होता है। तो मेरा जो गुरु रहा है वो समय रहा है। टाइम ने मेरे को सब कुछ सिखा दिया। मैं कोई एमए हिस्ट्री नहीं हूं, याद रखना, ना ही मैंने हिस्ट्री में कोई डिग्री की, ना ही मेरी हिस्ट्री में ग्रेजुएशन है, लेकिन टाइम जो था, टाइम ने मेरे को सब कुछ सिखा दिया। तो मैं एक कॉमन आदमी हूं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चों का प्यार मिलता रहता है। और आप, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जब मैं ऑफलाइन हो जाऊं उसके बाद कमेंट जरूर किया कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और ज्यादा से ज्यादा व्यू करवाओ। देखो व्यू से कुछ नहीं होता बेटा, हमें खुशी मिलती है, खुशी मिलती है तो हमें ये लगता है कि और अच्छा देना चाहिए बच्चों को। आपका कोई भी डाउट है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पंजाब जी के करंट अफेयर, आप मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट करके। बहुत जल्द मैं एक हेल्पलाइन नंबर जारी करवाऊंगा, ठीक है। जैसे आपको हिस्ट्री समझ में आ रहा है ऐसे ही आपको पॉलिटी भी समझ में आएगा,
ऐसे ही ज्योग्राफी समझ में आएगा और ऐसे ही जनरल साइंस। ये मेरा आपका वादा है। तो बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। और मेरी क्लास अब 3 दिन हो चुकी है, मैं आपको बता दूं, बीच में थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूं। क्लास 3 दिन हो चुकी है। कल की क्लास में 100 क्रॉस करवाना आपने, क्लियर है? 100 क्रॉस करवाना है, तो ये वादा करना आपने, ठीक है? और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? थैंक्स, ठीक है? तो सभी बच्चे, ठीक है? हाँ, गोरी का टाइम पीरियड, हाँ गोरी का टाइम पीरियड 1206 तक की है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जिंदगी है बेटा, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी। और मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है, चाहे मैं बठिंडा में पढ़ाता हूं, कि स्टूडेंट्स की हर संभव सहायता की जाए। क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की जिंदगी में, वो मेरे को पता है, क्योंकि वो दौर से मैं खुद गुजर चुका हूं। क्या क्या मैंने संघर्ष का टाइम देखा, वो चलो कभी फिर डिस्कशन करेंगे। अब हिस्ट्री क्लास चल रही है, अब आगे की बात चलते हैं, आगे क्या होगा, ठीक है? तो कहा जाता है कि जैसे ही गोरी मरा और नीचे गिरा, अब गोरी की डेथ कब हुई? 1206। चाहे आप पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग ले लो, चाहे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले लो, गोरी की डेथ 1206 लिखोगे। तो गोरी कब मरा? 1206 में ही मरा। दोनों कहानियां मैंने आपको बता दी है। तो जैसे ही गोरी मरा तो कहा जाता है चंद्र बरदाई ने चक्कू निकाला, खंजर जिसको बोलते हैं। एक खंजर मारा पृथ्वीराज चौहान को और दूसरा खंजर अपने आप को मारा, और दोनों ने अपने आप को वहीं खत्म कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये हमसे इस्लाम कबूल करवाएंगे, और इसलिए वो दोनों इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, अपने धर्म पर अड़े रहे। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई के बारे में, एक थाल जीना एक थाल मरना, एक साथ जिए और एक साथ मरे। तो ये साबित कर दिया चंद्र बरदाई ने कि रियल में बेस्ट फ्रेंड था चंद्र बरदाई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी, जो यहां से कुछ और क्वेश्चन लिख लेंगे। यहां से एक प्रश्न बनेगा, मोहम्मद गोरी के गुरु कौन थे? मोहम्मद गोरी के गुरु। तो मोहम्मद गोरी के जो गुरु थे, ख्वाजा मोहिनीद्दीन चिश्ती। मोहिनीद्दीन चिश्ती, क्लियर? ख्वाजा मोहिनीद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गोरी के गुरु। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे? गोरी के साथ भारत में आए थे। अजमेर सुना होगा आपने, अजमेर वाले पीर बाबा इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि जो मुस्लिम है, मुस्लिम्स में जो गुरु होता है ना, गुरु को पीर कहते हैं। गुरु को क्या कहते हैं? पीर। सुना ना, मेरा पीर जाने मेरी पीर, मौला जाने ना, सलीम का गाना है। मतलब मेरा गुरु ही मेरे बारे में समझ सकता है। जैसे मैं आपका के बारे में समझ सकता हूं कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपको सरकारी नौकरी की जरूरत है, ठीक है? तो गुरु को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। तो भारत में आने वाले पहले पीर कौन थे? पहले पीर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जब इनकी डेथ होगी, मृत्यु होगी, तो इन्हें अजमेर में दफनाया गया, और अजमेर में जब दफनाया गया तो उसके बाद इनको लोग मानते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं, ठीक है? तो याद रखना, ये मोहम्मद गोरी के क्या थे? गुरु थे। मोहम्मद गोरी के साथ कहां आए थे? भारत में आए थे, क्लियर है? और पीर को क्या कहते? गुरु को क्या कहते हैं? पीर। और एक और चीज याद रखना, जो शिष्य होता है, चेले, जब आप पंजाबी से गल करिए, चेले शिष्य। मुस्लिम लैंग्वेज में मुरीद कहा जाता है चेले को, मुरीद। मुरीद क्या होता है? मुरीद होता है शिष्य, चेला। और गुरु क्या होता है? पीर। और मोहम्मद गोरी के गुरु का क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुना होगा ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। अजमेर में इनकी क्या है? दरगाह। अब यहां से भी प्रश्न निकलता है क्या, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। इल्तुतमिश। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने, क्लियर है? कई बच्चे सोचेंगे इल्तुतमिश कौन था, आगे आएगा, कल परसों इल्तुतमिश आएगा, पूरी डिटेल बताऊंगा A to Z, ठीक है? नहीं तो शॉर्ट में मैं अभी आपको बता दूं,
रजिया सुल्तान सुना आप सभी ने? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक। रजिया सुल्तान का डैडी था इल्तुतमिश, फादर, पिता, ठीक है। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का डैडी था। इल्तुतमिश ने किसकी दरगाह बनवाई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अब प्रश्न एक और आएगा, इस दरगाह को पूरा किसने करवाया था? पूरा यानी कि कंप्लीट, तो पूरा करवाया था हुमायूं ने। कंप्लीट करवाया था हुमायूं ने। क्लियर है बच्चों? कंप्लीट किसने करवाया था? हुमायूं ने। और स्टार्टिंग किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? रजिया सुल्तान का डैडी था इल्तुतमिश। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से कमेंट कर दो। मैं बार बार कमेंट इसलिए करवाता हूं ताकि मेरे को ये पता लगता रहे कि कितने परसेंट बच्चों को समझ में आ रहा है। यहां तक क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ता हूं और छोटी सी स्टोरी फिर है उसे मैं शुरू करके और फिर आज का जो सेशन है वो कंप्लीट करता हूं। तो एक बार फिर से जो है बच्चों आप कमेंट कर दो, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गौरी के बाद, अब गौरी से प्रश्न एक और बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम किंग, इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम किंग कौन था? पहला मुस्लिम राजा, या दिल्ली का पहला मुस्लिम राजा अगर पूछे तो दिल्ली का पहला मुस्लिम राजा बना था मोहम्मद गौरी। क्लियर? फर्स्ट मुस्लिम किंग कौन बना था? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी 1206 में मारा गया और मोहम्मद गौरी के बाद भारत में इस्टेब्लिश हुई स्लैब डायनेस्टी। स्लैब डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। गुलाम वंश, स्लैब डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक है? 1206 से लेकर 1290 तक है। क्लियर है? गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक है? 1206 से लेकर 1290 तक का है। अब गुलाम वंश कैसे स्टैब्लिश हुआ, किन कारणों से स्टैब्लिश हुआ, वो मैं आपसे डिस्कशन कल की क्लास में करूंगा। लेकिन कुछ और जो फैक्ट्स है वो मैं आज ही कवर कर रहा हूं। गुलाम वंश में कौन कौन से राजा आएंगे, सबसे मेन क्वेश्चन ये है। गुलाम वंश में सबसे पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर प्रश्न आ जाए कि स्लैब डायनेस्टी गुलाम वंश का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक राज करेगा 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह। ठीक है, 1210 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह। ये बाप, ये बेटा, फादर सन। ठीक है, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। क्लियर? इल्तुतमिश राज करेगा 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश, ध्यान से नोट करना, इल्तुतमिश आराम शाह का जीजा था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दामाद समझते हो? सन इन लॉ। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी किसके साथ मैरिड थी? इल्तुतमिश के साथ। और आराम शाह की बहन किसके साथ मैरिड थी? इल्तुतमिश के साथ। इल्तुतमिश राजा कैसे बनेगा, इसके पीछे पूरी कहानी है, एक षड्यंत्र है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
इल्तुतमिश के बाद राजा बनेगा इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236। इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद राजा बनेगा या बनेगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान का भाई कौन था? फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रजिया सुल्तान का मामा कौन था? मामा था आराम शाह। और रजिया सुल्तान का नाना कौन था? नाना था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश से थी रजिया सुल्तान। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक नाना लगता था। समझ में आ गया बात? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, और दामाद की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। यानी कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या लगी? कुतुबुद्दीन ऐबक की लगी दोती, और इल्तुतमिश की क्या लगी? बेटी। फिरोज शाह की क्या थी? बहन। और आराम शाह की क्या थी? भांजी। तो गुलाम वंश में ये मेन किंग पढ़ेंगे हम, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, ये कमेंट करके आप जरूर बताना मेरे को बाद में, और कुछ इंप्रूव करना हो तो भी बताना। और इसी बीच मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है? आगे बात समझ में? तो बेटा बात आपके एग्जाम को लेकर ही रहेगी। तो मैं एक ही बात रोज आपको कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? हिस्ट्री में जो पढ़ाया, चलो ये वो कहानियां होती है, प्रेम, लव अफेयर जो भी है, मैं एक ही बात कहता हूं, प्यार करना है सिर्फ किताबों से करो, जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, ठीक है? एक बार कोई भी व्यक्ति किताबों से प्यार कर ले, आप में से सच्ची कहता हूं कि जो कामयाबी आपके कदमों में गिरेगी। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको, अच्छी लगे तो मेरे को जरूर बताना। एक बार एक स्टूडेंट होता है, पुरानी बात है, गुरु और शिष्य होते हैं। तो शिष्य की जो कोचिंग है, या उस समय में गुरुकुल हुआ करते थे, उसकी पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो बहुत दुखी था, उसे कोई काम नहीं मिला, और जिंदगी में इतना दुखी हो गया कि हर जगह जो है उसे निराशा ही निराशा हाथ में लगी। उसने हर तरह की कोशिश कर ली, हर तरह के प्रयास कर लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था, ठीक है? तो उसके गुरु ने एक बात कही थी कि अगर तू जिंदगी में कभी भी दुखी हो, कभी भी कुछ हो, तो कोशिश कभी मत छोड़ना, और जब तू बहुत ज्यादा दुखी हो जाए तो मेरे पास जरूर आना। तो वो एक दिन इतना दुखी हो गया कि वो सुसाइड करने की सोच लेता है, लेकिन कभी करनी नहीं चाहिए, याद रखना, बुज़दिल होते हैं वो लोग। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई कि मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि आखिरी दम तक मैंने प्रयास नहीं छोड़ना। तो वो प्रयास नहीं छोड़ता और अपने गुरु से मिलने जाता है, अपने गुरु को सारी बात बताई कि सर ऐसे करके ऐसे होगा, ये वो। तो उसके गुरु ने एक बात कही, उसको एक अंगूठी दे दी, जैसे ये अंगूठी ना, एक अंगूठी दे दी, कि जब तू इससे भी ज्यादा दुखी हो जाए, इससे भी ज्यादा, कहा कि उस दिन उस अंगूठी को खोलना है। इससे भी ज्यादा दुखी हो जाए, तू तब तक नहीं खोलेगा जब तक तू इससे ज्यादा दुखी ना हो। और याद रखना, जिस दिन तू सबसे ज्यादा सुखी हो जाए, एक बार उस अंगूठी को उस दिन खोलना। मतलब तूने वो अंगूठी जिंदगी में 2 ही बार खोलनी है। एक उस दिन जिस दिन तू सबसे ज्यादा दुखी हो, एक उस दिन जिस दिन तू सबसे ज्यादा सुखी हो। तो वो आदमी और दुखी हो गया, और दुखी हो गया। उसने वो अंगूठी खोली और उस अंगूठी में लिखा था, ये वक्त गुजर जाएगा। तो उसे रियलाइज हुआ कि ये टाइम गुजर ही जाएगा, जो दुख का टाइम है, संघर्ष का टाइम है, ये गुजर ही जाएगा। गुरुजी ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो वो अपने प्रयासों में लगा रहा, कोशिश में लगा रहा, और एक दिन उसकी निगाह, एक दिन एक राजा की निगाह उसके ऊपर पड़ गई, उसके टैलेंट के ऊपर। राजा उसको अपने राजमहल में ले गया, उसको नौकरी दे दी, और वो राजमहल में रहने लगा। सारे सुख संपदा उसके कदमों में, खाना पीना, ऐश परस्ती, शबाब शराब, नृत्य, सब कुछ चल रहा है। अब वो अपनी जिंदगी में पूरा खुश है, जो चाहिए था उसको मिल गया। अब उसको बात याद आई अपने गुरु की फिर से, क्योंकि गुरु ने कहा था कि जिस दिन तू सबसे ज्यादा सुखी हो, उस दिन फिर इस अंगूठी को खोलना। तो उस अंगूठी को उसने एक बार फिर से खोला, और उस अंगूठी में लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो कहने का मतलब, चाहे सुख का टाइम है और चाहे दुख का टाइम है, वक्त गुजर ही जाएगा।
कदर करनी है तो वक्त की करो बेटा। अगर ये पढ़ने का टाइम गुजर गया, अगर आपकी स्टडी का टाइम गुजर गया, अगर आपके एग्जाम का टाइम गुजर गया, आपकी ये मेहनत का टाइम गुजर गया, कसम से कह रहा हूं करोड़ों रुपए में वापस नहीं आएगा। इस वक्त की कदर कर लो, इस टाइम की कदर कर लो, ठीक है। जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, वक्त आपको सलूट करेगा, जमाना आपको सलूट करेगा, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। तो वक्त की कीमत को पहचानो बेटा, वक्त मत बर्बाद करो, वक्त बहुत कीमती है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपका कोई डाउट है, कुछ भी है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपसे कैसे न कैसे जुड़ा जाए। मैं आपके कमेंट देखता हूं, बहुत बच्चे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट करके रह जाते हैं। कोई बात नहीं, बहुत जल्द इस पर मैं काम करूंगा। और फिर से आपको लास्ट में एक रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलते हैं कल